दोस्तों, क्या आप जानते हैं आजकल बिजनेस मार्केट के अंदर और बाकी फाइनेंस की दुनिया के अंदर एक खबर बहुत गर्दिश कर रही है कि सऊदी अरेबिया ने यूएस के साथ पेट्रो डॉलर जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म कर दिया है। 9 जून 2024 के अंदर ये एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और न्यूज़ ये है कि सऊदी इसको अपडेट और रीन्यू करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि इस एग्रीमेंट के ख़त्म होने से बिजनेस के ऊपर, कंट्रीज और ग्लोबल इकोनॉमीज के ऊपर और हमारी दुबई की रियल एस्टेट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हम वही आज देखेंगे। सबसे पहले इस एग्रीमेंट की क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं। इस न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए कि आया कि ये एग्रीमेंट ख़त्म हुआ या रिन्यू हो रहा है, आर इज देयर एनीथिंग बिटवीन द पाइपलाइन। इस एग्रीमेंट को लेके दो किस्म के ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप ये है, वो ये कहता है कि ये जो एग्रीमेंट है किंग फाहद, हेनरी और रिचर्ड के दरमियान जो हुआ, ये एग्रीमेंट कभी भी रिटन फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट नहीं था। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जिसको हमने एक फुल प्रूफ एग्रीमेंट का नाम दे दिया, लेकिन ये एक ले और दो की पॉलिसी थी कि आप हमें कुछ दें और हमसे कुछ लें। वो एग्रीमेंट की पॉलिसी क्या थी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जब यूएसए चाहता था कि हमारी करेंसी को मजबूत किया जाए ताकि हम इसको ग्लोबल करेंसी का स्टेटस दे सकें, तो उसके मुतबादल सऊदीया को भी कुछ चाहिए था। अगर वो उसको डॉलर को मजबूत कर रहे थे तो सऊदीया भी कुछ चीज़ों को मजबूत करना चाहता था, जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट हुआ। वो ये था, अगर सऊदी पेट्रोल को डॉलर में बेचेगा तो उसके मुतबादल, उसके बदले में सऊदी चाहता था कि अगर वो पेट्रो डॉलर डील को फाइनल करे और वो डॉलर को मजबूत करे तो उसके अगेंस्ट जो है सऊदी का डिफेंस मजबूत होना चाहिए। किसके अगेंस्ट? ईरान के अगेंस्ट, यमन के अगेंस्ट या दूसरी प्रॉक्सीज के अगेंस्ट या हौसी बागियों के अगेंस्ट सऊदी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। दूसरी चीज सऊदी ये चाहता था कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो एडवांसमेंट हो रही है, जो तरक्की हो रही है, उसके अंदर आईटी हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, इकोनॉमी हो या टेक्नोलॉजी हो, कहीं भी हो, सऊदी को प्रॉपर उसके अंदर यूएस की हमायत हासिल हो कि वो इसको इस एग्रीमेंट के अंदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ इसकी हेल्प आउट करेगी। थर्ड चीज ये थी कि इस हमारे निज़ाम को छेड़ा ना जाए। बेशक यूएस डेमोक्रेसी के ऊपर बात करता है, लेकिन हमारे सिस्टम को छेड़ा ना जाए, हमारी इस फैमिली को मजबूत किया जाए, आगे हमारे जो भी रूल्स हैं, कल्चर हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके ऊपर बात ना की जाए, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हमारी बात की अहमियत दी जाए। सो ये कुछ एग्रीमेंट्स थे जिनको रखा गया और इसके ऊपर बात आगे चली। ये था पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप वो था जो कहता कि एग्रीमेंट हुआ लेकिन उसको ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया गया, जो उसके ऑफिशियल्स थे उन तक ये बात रखी गई, लेकिन ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट है। पहले ग्रुप वाले वो हैं, वो ये दलील देते हैं इसके ऊपर कि अगर ये एग्रीमेंट हुआ था, सो हाउ कैन इट पॉसिबल कि सऊदी अरेबिया 2 से 5 साल पहले लोकल करेंसी के अंदर पेट्रोल बेच रहा है। अगर इसने इस सो कॉल्ड एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की, वायलेशन की, तो यूएस से सुपर पावर के खिलाफ इसको लेके जाना एक बगावत थी। तो इसके खिलाफ यूएसए कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेता या कोई लॉ पास होते कि सऊदी अरेबिया ने डिच किया है यूएस को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर एक एग्रीमेंट हुआ था तो सऊदी इस एग्रीमेंट की वायलेशन करके लोकल करेंसी के अंदर पेट्रोल कैसे बेच सकता था? अगर सोचा जाए तो इसमें कुछ सदाकत तो है कि ये कैसे मुमकिन है कि वो लोकल करेंसीज के अंदर पेट्रोल पहले ही बेच रहा था। इसका मतलब है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही थी, ये कोई सो कॉल्ड एग्रीमेंट नहीं था। लेकिन अब हम सोचते हैं कि एग्रीमेंट था, डॉक्यूमेंट भी हुआ, पब्लिश भी हुआ, ठीक है, और 50 साल का अरसा पूरा भी हुआ और अब ये डॉक्यूमेंट एंड हुआ और अब इसको सऊदी गवर्नमेंट रीन्यू नहीं करेगी। अब इसके असरात क्या होंगे? आगे बढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे कि ये नौबत ही क्यों आई। सऊदी अरेबिया इस पॉइंट पे क्यों आके खड़ा हो गया कि वो वर्ल्ड की सुपर पावर को आंखें दिखा रहा है या सोच रहा है कि मैं इस एग्रीमेंट को लेके चलूं या ना चलूं। इसके पीछे जो रीजंस हैं कि ग्लोबल एनवायरनमेंट और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ चेंज हो रहा है जिसको तमाम मुल्क फील कर रहे हैं। पहली वजह सबसे पहले ये थी कि सऊदीया एक बिजनेस हब है ऑयल ट्रेड के लिए।
और सऊदीया को पता है कि अमेरिका जिस पे चाहता है सैंक्शंस लगा देता है, जिसमें चाहता है पाबंदी लगा देता है, और वक्त के गुजरने के साथ साथ उसकी मार्केट श्रिंक होती जा रही है। या दूसरी तरफ हम इसको कहते हैं डॉलर को पोलिटिसाइज कर दिया गया, कि किसी कंट्री के ऊपर पाबंदी हो जाए, उसको पाबंद कर दिया जाए कि वो किसी भी मुल्क से ऑयल नहीं खरीद सकता, तो क्या करे वो? पहली सबसे बड़ी वजह डॉलर वेपनाइजेशन है। ठीक है, दुनिया का ये मानना है अमेरिका वाहद सुपर पावर होने की वजह से दुनिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता है और डॉलर को पोलिटिसाइज करके अपनी बात मनवाता है। उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि सऊदी जिन ममालिक को पेट्रोल बेचता था उसकी मार्केट आगे से कम होती जा रही है, और अब सुनने में आ रहा है कि चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस लगने की खबरें हैं। तो जब सऊदीया ने ये देखा कि सबसे पहले ईरान, फिर सीरिया, फिर कुछ और ममालिक के ऊपर ही पाबंदियां लगी और अब चाइना के ऊपर भी लगेंगी, मेरी मार्केट तो इम्पैक्ट करेगी। इसकी वजह से उसने सोचा कि क्यों ना इसको अब ज़रा आज़ादाना तौर पे लिया जाए, जो मुल्क जो चाहे जिस करेंसी के अंदर चाहे ट्रेड कर ले। और ये बात वैलिड भी है, इसके अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं, मैं मज बेचा, मैं गां बेचा, मेरी या मैं ता बेचा। तो ये उसका अपना बुनियादी राइट है कि वो जिस करेंसी में चाहे वो उसको बेच दे। ये पहली रीज़न हो गई। दूसरी रीज़न कि 1974 और 2024 बहुत कुछ बदल चुका है। मिडल ईस्ट अब नया यूरोप बनने जा रहा है। दूसरी रीज़न ये है कि मिडल ईस्ट अब अपनी पावर गेन कर रहा है। अब वो वर्ल्ड स्पेक्ट्रम के ऊपर शो हो रहा है और वो इसको एक नए यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं कि हम भी एक ब्लॉक बना सकते हैं। तो जिसकी तरफ रशिया है, चाइना है, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, नाउ दे आर अ बिग इकोनॉमीज। तो उसकी जीडीपी की ग्रोथ को देख के, लाइफस्टाइल को देख के, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देख के अब वो 50 साल वाला मिडल ईस्ट नहीं रहा। तो अब ये अपने फैसले खुद भी करना चाहता है। तीसरी वजह ब्रिक्स। ब्रिक्स एक ब्लॉक है जो दुनिया के ऊपर बनाया गया, जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और मज़े की बात यह है कि सितंबर 2023 के अंदर सऊदीया को वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया और ये शामिल भी हुए। जब ये कंट्रीज मिल के अपनी करेंसी लॉन्च करना चाह रही हैं या खुद बिजनेस इंडिविजुअल लोकल करेंसीज में करना चाह रही हैं और सऊदीया उसके अंदर शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब डॉलर की जरूरत नहीं रही। एक और बहुत अहम वजह जिसकी वजह से सऊदीया इस एग्रीमेंट को सोच रहा है करूं ना करूं, वो है एम्ब्रिज। एम्ब्रिज क्या है? CNDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और इसको कहीं पे एक्सपेरिमेंट भी किया गया है और लीगलाइज भी कर दिया गया है कि हम डिजिटल करेंसी के ज़रिए ही ट्रेड करेंगे। तो जब डिजिटल करेंसी के ज़रिए कुछ हो रहा है जो फास्टर है, जो लेस कॉस्ट के अंदर है, तो फिर डॉलर की क्या ज़रूरत है? अब इसके साथ साथ बहुत से और चीज़ें भी हैं जिसके अंदर पावर स्प्लिट हो रही है और ये डिस्ट्रीब्यूशन रशिया, चाइना, यूएस, मिडल ईस्ट इनके दरमियान ब्रेक डाउन की जा रही है। तो उस हिसाब से जो कंट्रीज़ होती हैं वो 10 से 20 से 50 साल का विजन लेके चलती हैं। तो ये उनका राइट है कि उसके ऊपर इस चीज़ को लेके चला जाए। अब मान लिया जाए कि ये एग्रीमेंट हो गया ख़त्म, ठीक है, और इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे? इसके रिजल्ट के अंदर इसके ऊपर असरात क्या होंगे? अब हम देखते हैं कि इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया गया, अब इसके ऊपर असरात क्या होंगे, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। वो लोग जो यूएस से बाहर हैं उनको तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम मोस्टली ज़्यादा लोग इससे मुतासिर होंगे यूएस के अंदर। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर जैसे ही डॉलर को धचका लगेगा, अब हम देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे इस एग्रीमेंट के ख़त्म होने के बाद या डॉलर की पावर ख़त्म होने के बाद क्या एग्रीमेंट्स होंगे। सबसे पहले यूएस को धचका लगेगा उसके सुपर पावर स्टेटस को। क्या वो सुपर पावर स्टेटस उसका जो है वो छीन लिया जाएगा या छीन रहा है? इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से किसी ने तो बारिश का पहला कतरा बनना है। तो दूसरी चीज़ है फ्रीडम। कंट्रीज ये सोचेंगी कि अब यूएस की पॉलिसीज के हिसाब से, आईएमएफ के हिसाब से अपनी मुल्क की पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं। अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा भी दी जाएंगी तो इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सुपर पावर का स्टेटस भी चैलेंज होगा और फ्रीडम भी होगा।
अब चूंकि डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी तो ठीक है, अब हम अपनी मर्जी से करेंगे। एक और असर यूएस के ऊपर पड़ेगा कि जो इसके फॉरेन रिजर्व हैं वो डॉलर के अंदर हैं तमाम दुनिया के अंदर, लेकिन जब ये इंटरनेशनल ग्लोबल करेंसी को इफ़ेक्ट होगा तो फॉरेन रिजर्व भी चेंज होंगे, उनकी डायमेंशंस भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। अगला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि यूएस अपना डेट सीलिंग कैसे मैनेज करेगा। अब ये डेट सीलिंग क्या है, इसके ऊपर अलग से हम वीडियो बना लेंगे, वो मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला इम्पैक्ट ये पड़ेगा इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंटरेस्ट रेट्स, प्रॉपर्टी प्राइजेस और उसके साथ साथ ट्रेजरी बॉन्ड्स को क्या किया जाएगा, इनके ऊपर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और यूएस की जो करंट सिचुएशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट वहीं का वहीं है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, वो मज़ीद इफ़ेक्ट होगा। इकोनॉमी को प्रॉब्लम होगी, लोगों को प्रॉपर्टी परचेज करने में, लिक्विडिटी में, कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक हैवी बर्डन आने का अमकान बन सकता है। और मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये है कि अमेरिका अपना डेट सीलिंग कैसे मैनेज करेगा। डेट सीलिंग क्या है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना लेंगे। बस इतना सोच लें कि अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी इकट्ठा कर लिया जाए सिर्फ चाइना के अलावा, तो उससे भी ज़्यादा अमेरिका के ऊपर कर्जा है। और 2023 के अंदर ये कमोबेश 32 ट्रिलियन डॉलर था, 32 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और ये बढ़ता जा रहा है। ये कैसे मैनेज होगा। और जो यूएसए से बाहर वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी फ्रीडम भी मिलेगी, रिलैक्सेशन भी मिलेगी। अब सबसे अहम क्वेश्चन ये जो है, हमने एक ओवरलुक दिया, डिटेल में नहीं गए, लेकिन अगर हम देखें कि दुबई के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, दुबई के अंदर इसका इम्पैक्ट होगा नहीं, इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो गया है कि अगर ये एग्रीमेंट हो तब भी, अगर ये एग्रीमेंट ना हो तब भी, अगर ये एक्सपायर हो तब भी, अगर ये कंटिन्यू किया जाए तब भी, दुबई की मार्केट और यूएस की मार्केट या न्यूयॉर्क की मार्केट के अंदर जो बैलेंस शीट थी उसको अगर गौर से देखा जाए तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ प्राइजेज, रेंटल यील्ड और वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन और टैक्सेस को मल्टीप्लाई और कैलकुलेट किया जाए तो वो दुबई के बिल्कुल भी बराबर में नहीं आ रहे। और दूसरी बात यह है कि दुबई के अंदर प्राइसेस और यूएस के अंदर प्राइसेस का बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए हमें पिछले 1 साल से अमेरिका की तरफ से जो क्लाइंट्स हैं उनकी तादाद में काफ़ी इजाफा होता नज़र आ रहा है, और वो देख रहे हैं कि हम दुबई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। दुबई के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें? प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी लो हैं कंपैरेटिवली, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स प्लान है, इंटरेस्ट रेट कोई नहीं है, टैक्सेस कोई नहीं है, ना इनकम टैक्स है, ना प्रॉपर्टी टैक्स है, ना कैपिटल गेन टैक्स है, कुछ भी नहीं है, लिक्विडिटी आसान है, और उससे सबसे ज़्यादा बात कि यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन बड़ा अच्छा मिल रहा है। सो इसलिए दुबई की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया है, और इसको मज़ीद हम एलेबोरेट करेंगे अपनी अगली वीडियोस के अंदर। ये जस्ट हमने एक ओवरलुक इसके ऊपर दिया। अब मसला ये है कि जो वो लोग जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं और उनका ना प्रॉपर्टी के साथ कोई लेना देना है, ना पेट्रोल डॉलर के साथ कोई लेना देना है, ना उनको यूएसए से कोई गर्ज है, ना उनको डॉलर की फिक्र पड़ी है, अभी बेचारे आए उन्होंने वीडियो पूरी देख ली, तो उनके लिए एक एडवाइस, सबके लिए रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, वो ये है कि अगर एक एग्रीमेंट, एक वादा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ख़त्म होने से या जुड़ने से, कंटिन्यू करने से दुनिया बदली जा सकती है, दुनिया एक नई डायरेक्शन में जा सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम भी एक कमिटमेंट, एक डिसीजन, एक फैसला, एक एग्रीमेंट अपने आप को बेहतर करने के लिए कर लें। आज हम जिस भी हालत में हैं, अगर हम डिप्रेशन में हैं, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं, अगर हम किसी एजुकेशन के फ्लो के अंदर हैं, अगर हमने कोई बिजनेस के अंदर नुकसान उठाया है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या हम अपने कैरियर को परसू करना चाहते हैं 1 दिरहम से या $1 से, हम 1 मिलियन और 1 मिलियन से 10 मिलियन और 10 मिलियन से 100 मिलियन और 100 मिलियन से बिलियन तक का सफ़र करना चाहते हैं, या हम अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, तो एक डिसीजन अपने साथ, एक एग्रीमेंट अपने साथ कि मैं इसको कैसे बेहतर करूँगा। इसे ही सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, इसे ही सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं, इसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। और आपका वो एक फ़ैसला, आपका वो एक एग्रीमेंट पूरी दुनिया आपकी बदल सकता है, और हमें किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी ही दुनिया बदलनी है। सो इस बात के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे,
कोई भी एक आधा होगा वो कहेगा सोचता हूँ बाबर।